हेलो एस्पिरेंट। हमने यूरोपियों के आगमन में जो है कंप्लीट कर लिया था कल के लेक्चर में पुर्तगालियों का पतन, स्वाली का युद्ध, डच और ब्रिटिश के कुछ पार्ट को कवर कर लिया था। देख लिया था कि औरंगजेब से व्यापार की अनुमति मिलने के बाद, कारखाने स्थापित करने की अनुमति मिलने के बाद कैसे उन्होंने भरूच, सूरत, अहमदाबाद, बड़ौदा, आगरा में अपने कारखाने स्थापित किए। और आज हम उससे आगे देखने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। अब ये जान लेते हैं जो भरूच, आगरा, सूरत, इन सब में जो कारखाने स्थापित किए गए थे उनमें सबसे मुख्य सूरत था और सूरत से ही सभी जगहों पर नियंत्रण किया जाता था। आगे बात करें, हम लोग आज बात करने वाले हैं जो भारत में आने वाले जो ब्रिटिश राजदूत थे उनके बारे में। बात करें भारत आने वाले ब्रिटिश राजदूत के बारे में, तो सबसे पहले आया था विलियम हॉकिंस। 1608 में ये आगरा आया था। और ये आगरा क्यों आया था 1608 में? 1608 में ये आगरा जहांगीर के दरबार में आया था व्यापार की अनुमति मांगने के लिए। व्यापार की अनुमति मांगने के लिए आया था, तो जो जहांगीर था उसने इसे व्यापार की अनुमति दे दी। साथ ही साथ 400 का मनसा और खान की उपाधि दी। फिरंगी खान बोले या अंग्रेज खान, इसकी उपाधि दी किसने? जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को। उसके बाद आया कैप्टन बेस्ट। ये कैप्टन बेस्ट कब आया है? 1611 में। 1611 में ये भी आगरा ही आया और ये भी जहांगीर के दरबार में ही आया था व्यापार में रियायत मांगने के लिए। व्यापार में रियायत का अर्थ क्या है? कंपनी को कर वसूलने का अधिकार और भारत में मुफ्त व्यापार करने का अधिकार दिया गया। उसके बाद जो तीसरा राजदूत था ये था सर थॉमस रॉ। सर थॉमस रॉ अजमेर आया था। ये भी जहांगीर के दरबार में ही आया था और इसने क्या किया? व्यापार के विस्तार हेतु अनुमति मांगी। ये तो आए थे व्यापार की सिर्फ अनुमति मांगने के लिए आया था और ये अपने व्यापार को विस्तार करने के लिए अनुमति मांगने के लिए आया। अब बात करें भारत में ब्रिटिश कारखाने की, तो भारत में जो हम जानते हैं कि भारत में जो सर्वप्रथम ब्रिटिश ने कारखाने स्थापित किए तो सूरत में, दक्षिण भारत में, तो आज डिटेल से जानते हैं। दक्षिण भारत में ब्रिटिशों ने व्यापार का सुनहरा फरमान गोलकुंडा के शासक कुतुब शाह से प्राप्त किया था। जब ब्रिटिश दक्षिण भारत आया था व्यापार की अनुमति मांगने के लिए, तो उसमें गोलकुंडा का शासक कौन था? कुतुब शाह। और दक्षिण भारत में पहली ब्रिटिश फैक्ट्री मसूलीपट्टनम और पेटापोली में स्थापित की गई 1611 में। जब गोलकुंडा के शासक कुतुब शाह ने अनुमति दे दी तो उसके पश्चात दक्षिण भारत ने ब्रिटिशों की जो सबसे पहली फैक्ट्री खुली वो मसूलीपट्टनम और पेटापुली में खुली। कब? 1611 में। लेकिन जो मसूलीपट्टनम में जो कंपनी खुली थी वो अस्थाई थी, अस्थाई नहीं थी। भारत में जो इसका सर्वप्रथम अस्थाई फैक्ट्री है वो सूरत में खुला था। तो ये देखते हैं 1613 में ब्रिटिशों ने सूरत में पहली अस्थाई ब्रिटिश कंपनी की स्थापना की। 1633 में कंपनी ने हरिहरपुर और बालासोर में कारखाने स्थापित किए। 1633 में कंपनी ने क्या किया? हरिहरपुर और बालासोर, जो कि ओडिशा में पड़ता है, यहाँ पे अपना कारखाना स्थापित किया। आगे बढ़ते हैं। जो ब्रिटिश है इसने क्या किया? पूर्वी तटों पर अपना व्यापार जो है 1650 में स्थापित किया था। ठीक है, देखा है हमने कि जब दक्षिण भारत से आगे बढ़ता है ब्रिटिश तो फिर 1650 में ये पूर्वी तट पर हुगली पर जाता है, इन सब पे, जैसे कि हुगली, काशिम बाजार, कलकत्ता और राजमहल की तरफ ये क्या करता है? बढ़ता है। बात करें भारत में इसका 3 प्रमुख नगर कौन कौन सा था, तो भारत में इसके प्रमुख नगर जो थे वो फ्रांसिस डे मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज। फ्रांसिस डे क्या था? मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज, जिसकी स्थापना 1639 में ब्रिटिशों द्वारा की गई थी। बाद में इस पे फ्रांसीसियों ने अपना अधिकार जमा लिया था। उसके बाद बात करें बम्बई में जेराल्ड अंगियार को बम्बई का संस्थापक माना जाता है। जेराल्ड अंगियार को क्या माना जाता है? बम्बई का संस्थापक। और इधर जॉर्ज चारनाक ने क्या किया था? कोलकाता में फोर्ट विलियम की स्थापना की थी। और जब इसे हुगली से
हुगली में व्यापार करने से विरोध किया गया, तो इसने क्या किया, अपने कारखाने कालिकता, सूतानाती और गोविंदपुर में क्या किया, स्थानांतरित कर लिया। अब अगर हम बात करें, एक ब्रिटिश के काल में एक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी तो थी ही, साथ ही साथ एक अन्य कंपनी भी चल रही थी। 1634 में ब्रिटिश संसद ने सभी के लिए व्यापार की घोषणा कर दी। 1633 में क्या हुआ, ब्रिटिश जो कंपनी थी उसने क्या किया, सभी के लिए व्यापार की घोषणा कर दी। इसके पश्चात एक नई कंपनी बनी। अंग्रेजी कंपनी पूरब में व्यापार करती थी। जो अंग्रेजी कंपनी थी वो पूरब में व्यापार करती थी, और ये जो एक नई कंपनी थी ये भी व्यापार कर रही थी। विलियम नॉरिस औरंगजेब के दरबार में आया था। इस कंपनी के लिए कौन आया था, विलियम नॉरिस अंग्रेज के दरबार में आया था। बात करें, ये जब ये दोनों कंपनी यहाँ पे खुली तो उसके बाद फिर इसका विलय 1702 में हो गया। दोनों कंपनियों का विलय हो गया 1702 से 9 ईस्वी के बीच। आगे हम बात करें, कुछ हमारे पास महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि जानना ज़रूरी है और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। बंगाल का पहला गवर्नर विलियम हेज को बनाया गया। सूरत फैक्ट्री के संस्थापक थॉमस एडवर्थ थे। 1717 का जो दस्तक प्रणाली है इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके बारे में हम बात करें, मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस 1717 की दस्तक प्रणाली के बाद इसको भारत में मुफ्त व्यापार करने का अधिकार मिल गया और बहुत सारे अधिकार मिले थे इसलिए। और दूसरा क्या है कि फर्रुख सियर का फरमान। फर्रुख सियर ने क्या किया, बंगाल, हैदराबाद और गुजरात में मुफ्त व्यापार करने की अनुमति दे दी। तो देखते हैं डिटेल से दस्तक प्रणाली के बारे में और जानते हैं। बात करें दस्तक प्रणाली की तो 18वीं सदी में यह बंगाल में मुफ्त व्यापार करने का एक परमिट यानी कि लाइसेंस था। यह ब्रिटिशों द्वारा बिना शुल्क दिए व्यापार का अनुमति था। हुआ क्या था कि ये जो दस्तक प्रणाली है ये ब्रिटिशों द्वारा ही लाया गया था। ब्रिटिश इसे बंगाल में, भारत में मुफ्त व्यापार करने के लिए यूज करते थे और दस्तक का अधिकार इसे मिल भी गया, फर्रुख सियर ने भी दे दिया था। और आगे बात करते हैं, 1717 एडी में फर्रुख सियर ने ब्रिटिशों को दस्तक के अधिकार बंगाल, हैदराबाद एवं गुजरात में दिया था, परंतु कुछ ही समय पश्चात दस्तक का अधिकार हैदराबाद और गुजरात में प्रतिबंध कर दिया गया। क्यों प्रतिबंध कर दिया गया, क्योंकि जब इसे दे दिया गया अधिकार दस्तक का तो ये इसका दुरुपयोग करने लगा, इसलिए गुजरात और हैदराबाद में इसे प्रतिबंधित कर दिया गया। 1717 में जॉन सुरमन की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल बादशाह से मिला और दस्तक के अधिकार प्राप्त किए थे। ये जो दस्तक का अधिकार है इसे किसने प्राप्त किया था, तो जो एक शिष्टमंडल था, किसका, ब्रिटिश का एक शिष्टमंडल था जॉन सुरमन की अध्यक्षता में, वो आया था फर्रुख सियर के दरबार में और दस्तक का अधिकार प्राप्त किया था। बात करें दस्तक प्रणाली को भारत में ब्रिटिश कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये हमने आपको बता ही दिया है, क्योंकि इसमें इसको जो है फ्री मुफ्त व्यापार करने को मिल गया, इसीलिए। आगे बात करें हम लोग भारत में जो भारत के जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल या वायसराय रहे हैं उसके बारे में। तो सर्वप्रथम कंपनी 1757 में कंपनी सिर्फ बंगाल में क्या करती थी, व्यापार करती थी। इस प्रकार कंपनी ने विलियम हेजेज को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। प्रारंभ में क्या था, कंपनी गवर्नर नियुक्त करती थी, लेकिन बाद में ये महारानी के हाथ में चला गया। तो बात करते हैं, परंतु बंगाल के पहले मान्यता प्राप्त गवर्नर लॉर्ड क्लाइव थे। जो है कंपनी का पहला गवर्नर तो विलियम हेजेज को नियुक्त किया गया, लेकिन मान्यता प्राप्त गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया। आगे बात करें तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से मद्रास और बम्बई को बंगाल के अधीन लाया गया और वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। गवर्नर से गवर्नर जनरल बना और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल का गवर्नर, भारत का नहीं, बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, किसे, वॉरेन हेस्टिंग्स को। 1833 में ब्रिटिशों ने बंगाल के गवर्नर जनरल को परिवर्तित करके भारत का गवर्नर जनरल कर दिया। 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसके तहत क्या किया गया, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल के पदनाम में
परिवर्तित कर दिया गया। ये क्या है, गवर्नर जनरल एक पद है और इसको परिवर्तित करके भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो विलियम बेंटिक था। कौन था? विलियम बेंटिक। अब हम इस सभी के बारे में क्या करने वाले हैं, डिटेल से इसके बारे में जानने वाले हैं। फिलहाल हम ये देखते चल रहे हैं कि कौन किस सीरीज से कैसे कैसे क्रम से बना है ये, और इसके बारे में हम डिटेल से भी पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति के बाद भारत का शासन कंपनी से छीनकर महारानी को सौंप दिया गया। हुआ यूँ कि 1 नवंबर 1858 में क्या किया गया, जो भारत का शासन था वो पहले तो कंपनी के पास था, लेकिन 1857 में युद्ध के बाद क्रांति होने लगा तो उस टाइम महारानी के हाथ में सौंप दिया गया। उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। और जो वायसराय है उसको कौन चुनता था? हमने देखा ऊपर कि जो गवर्नर है उसको कंपनी चुनती थी, लेकिन जो वायसराय है उसको महारानी के द्वारा चुना जाता था, कंपनी के द्वारा नहीं। इसमें कंपनी कुछ नहीं कर पाती थी। वायसराय को चुनने के लिए महारानी चुनती थी, कंपनी से कोई इसका वास्ता नहीं था, लेकिन ये कंपनी चलाता था। अगर हम बात करें भारत के अंतिम गवर्नर जनरल की, तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग बना था और प्रथम वायसराय भी यही था भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। लॉर्ड माउंटबेटन के काल में भी बहुत सारी परिवर्तन आए। ये हम विस्तार से लॉर्ड माउंटबेटन में और आगे जो लेक्चर्स आने वाले हैं उसमें पढ़ने वाले हैं। अब बात करें हम लोग आज़ादी के बाद जो गवर्नर रहे हैं, गवर्नर जनरल रहे हैं, उनके बारे में। आज़ादी के बाद भारत के पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। उसके बाद भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल जो था वो कौन था? भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। तो ये यहाँ तक हमारा जो ब्रिटिश का सफ़र रहा है ये खत्म हुआ। अब हम बात करें आगे डेनिस की, और ब्रिटिश अभी आगे हमें और जगह मिलने वाले हैं, तो वहाँ पे हम डिटेल से इनके बारे में देखने वाले हैं। अब हम बात करें अगर डेनिस की, तो ये जो डेनिस था वो कहाँ से आया था? डेनिस डेनमार्क से आया था। डेनिस भारत में सबसे कमज़ोर यूरोपीय कंपनी थी। डेनिस क्या थी? भारत में सबसे कमज़ोर यूरोपीय कंपनी थी। भारत में इसके जो कारखाने थे वो टैंकोबार तमिलनाडु में 1620 में स्थापित की गई और एक सेरामपुर बंगाल में 1676 में की गई। 1845 से 53 के मध्य इसने अपने समस्त कारखाने ब्रिटिश को बेच दिया। ये कमज़ोर हो गई तो लगा कि अब ये नहीं कर पाएगी, तो इसने क्या किया, 45 से 53 के मध्य क्या किया, अपने जितने भी इसकी कारखाने थे, 2 ही तो थे इसके कारखाने, इसको क्या किया, ब्रिटिशों को बेच दिया। अंत में अंडमान निकोबार को भी 1868 में बेच दिया इसने। ठीक है, आगे हम बात करने वाले हैं फ्रांसीसियों की। तो आइए देखते हैं फ्रांसीसी के बारे में। ये जो फ्रांसीसी था ये 1664 में भारत आया था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कॉलबर्ट के द्वारा की गई थी 1664 में। जैसे कि हमने देखा कि 1664 में एक कंपनी आई और यहाँ पे कॉलबर्ट ने क्या क्या इसकी स्थापना की, और ये एक सरकारी कंपनी थी। इस कंपनी को विशेष अधिकार दिए गए थे, लेकिन वित्तीय अधिकार नहीं। कुछ जैसे अधिकार दिए थे, यानी कि व्यापार वगैरह करने का अधिकार दिया था, परंतु वित्तीय अधिकार नहीं दिया गया था। भारत आने वाला जो प्रथम फ्रांसीसी नागरिक था वो फ्रांसिस कैरो था। जो हम देख रहे थे कि कंपनी तो 1664 में ही आ गई, लेकिन जो प्रथम नागरिक था वो कौन था? फ्रांसीसी कैरो। कब आया? 1667 में। इस समय बात करें फ्रांस के शासक की, तो इसमें फ्रांस का शासक जो था वो लुई 14वां था, और फ्रांसीसी भारत में ब्रिटिशों के मुख्य प्रतिद्वंदी थे। जो फ्रांसीसी था वो भारत में क्या था? ब्रिटिशों का मुख्य प्रतिद्वंदी था। इसके बीच और ब्रिटिशों के बीच कई युद्ध भी हुए। कर्नाटक में तो 3 बार युद्ध हुआ, इसके बारे में भी देखते हैं। इसकी पहली फैक्ट्री सूरत में 1668 में क्या की गई? स्थापित की गई। उसके बाद बात करें सूरत में इसकी स्थापना कब की गई? 1668 में इसकी पहली फैक्ट्री स्थापित की गई। 1669 में दूसरा कारखाना जो है वो मसूलीपट्टनम में इसका स्थापित किया गया। इसका व्यापार सूरत, मसूलीपट्टनम, मद्रास, चंद्रनगर, पुडुचेरी पर था। भारत में इसका स्थायी राजधानी
पौंडीचेरी या फिर पुडुचेरी हम इसको बोलते हैं, तो यहाँ पे था। 1772 में फिर सैंथोमी का युद्ध जो है गोलकुंडा के शासक और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया। जब ये फ्रांसीसियों के बीच और गोलकुंडा के शासक के बीच जो ये युद्ध लड़ा गया 1772 में, तो इसमें फ्रांसीसी विजय हुए और इसमें फ्रांसीसी के जो कमांडर थे वो डा देहला थे, यानी कि डेलाहे थे। इस युद्ध में फ्रांसीसी कमांडर जो थे वो कौन थे? डेलाहे था। डेलाहे ने गोलकुंडा के शासक को पराजित किया और सैंथोमी को प्राप्त कर लिया। 1773 में फ्रांसीसियों ने पुडुचेरी को स्थापित किया था। क्या था? पुडुचेरी को 1773 में फ्रांसीसियों ने ही स्थापित किया, बाद में उसको अपनी राजधानी बना ली। भारत आने वाला पहला फ्रांसीसी गवर्नर फ्रांसीसी मार्टिन था। कौन था? फ्रांसीसी मार्टिन। फ्रांसीसी मार्टिन ने क्या किया? पुडुचेरी में फोर्ट लुई की स्थापना की। इसका प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? भारत में व्यापार। फ्रांसीसी का और जो ये मार्टिन था, इसका प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? भारत में व्यापार। उसके बाद क्या होता है? फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच युद्ध होता है, वांडीवास का युद्ध। वांडीवास कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है और ये 1756 से 63 तक 7 सालों तक चलता रहा। ये युद्ध यूरोप, वहाँ पे ऑस्ट्रिया में युद्ध चल रहा था, वो भी 7 वर्षों तक चला, उससे ये प्रेरित था और ये भी 7 वर्षों तक चला। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच ये युद्ध लड़ा गया। ये भारत में 7 वर्षीय युद्ध था। इसे तीसरे कर्नाटक युद्ध के रूप में जाना जाता है। इससे पहले भी 2 बार कर्नाटक में ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध हो चुका है। बात करें, इस समय फ्रांसीसी कमांडर काउंटी डी लाली था और ब्रिटिश कमांडर जनरल आयरकूट थे। कौन थे? जनरल आयरकूट। अब बात करें इस वांडीवास के युद्ध का परिणाम क्या हुआ। वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हो गए। लाली को बंदी बना लिया गया और फ्रांसीसी ने अपनी काफ़ी हद तक अपनी संपत्ति खो दी और ये बहुत कमज़ोर हो गए फ्रांसीसी। इस युद्ध में हारने के बाद अंग्रेज़ों का आधिपत्य जो है वो यहाँ पे भी हो गया, वांडीवास पे हो गया था। आगे हम बात करने वाले हैं फ्रांसीसी के पतन के क्या कारण रहे हैं भारत में। भारत में फ्रांसीसी कंपनी को फ्रांसीसी सरकार का सहयोग प्राप्त नहीं था। पहला कारण तो यही है। क्या है कि जो ये सरकारी कंपनी तो थी लेकिन सरकार इसे सहयोग नहीं करती थी। दूसरा कारण है ब्रिटिशों की नौ सैन्य शक्ति इसके मुकाबले अधिक मजबूत थी। दूसरा क्या कारण था कि ब्रिटिशों की जो सैन्य शक्ति थी इसके मुकाबले अधिक मजबूत थी। हर एक क्षेत्र में ब्रिटिश के सैनिक क्या थे? बहुत ही मजबूत थे, सुसंगठित थे, जो कि फ्रांसीसियों के पतन के कारण बने। फ्रांसीसी की अपेक्षा ब्रिटिश गवर्नर अधिक सक्षम था। जो फ्रांसीसी गवर्नर थे वो इतने सक्षम नहीं थे जितने कि ब्रिटिश के गवर्नर सक्षम रहे। ब्रिटिशों का प्रशासन अधिक व्यवस्थित था। वांडीवास का युद्ध जो कि हमने अभी देखा है पीछे, और पांडिचेरी में जो पतन हुआ। पांडिचेरी क्या था? फ्रांसीसियों का मुख्य केंद्र था, व्यापार का मुख्य केंद्र था। जब इसका पतन हो गया पांडिचेरी पर, जब क्या किया गया, पांडिचेरी को जब ब्रिटिशों द्वारा जीत लिया गया तो इसको काफ़ी हद तक क्या लगा? झटका लगा फ्रांसीसी को, और यही इसका मुख्य कारण ये सब रहे हैं। इसको डिटेल में आप लिख सकते हैं। भारत में अब बात करें हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के उदय के कारण की, तो भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के उदय के कारण रहे हैं ये, इसमें ये भी आ सकते हैं। ऊपर हमने जो पॉइंट पढ़े थे और यहाँ पे बात करें और तो देखिए क्या क्या रहे हैं। शक्तिशाली व्यापार और नौसेना। भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था इसका व्यापार क्या था? काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था, बहुत क्षेत्रों में फैल गया था। इसकी जो सेना थी वो भी बहुत शक्तिशाली थी और युद्ध लड़ने में माहिर थी। अब बात करें सैन्य जीत की, तो पलाशी के युद्ध में, बक्सर के युद्ध में और वांडीवास के युद्ध से क्या हुआ? ये जो भारत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ये बहुत ही मजबूत हो गई और यहाँ पे उभरी। फूट डालो और राज करो की नीति ब्रिटिश ने अपनाया था। ये जो है क्या करता था, जो क्षत्रिय राजा थे उनके बीच क्या करते थे? आपसी मतभेद को बढ़ाते थे। मीर जाफर को अपने साइड में इसने कर लिया, देखा हमने। और फिर क्षत्रिय जो स्थानीय शासक थे उनके बीच झगड़े करवाते थे और फिर उस पर फ़ायदा उठाते थे। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाया उन्होंने। मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। जो
दरबारी राजा थे मराठा मुगलों के साथ युद्ध के बीच में इसका काफ़ी पतन हो गया। आर्थिक हद तक, आर्थिक राजनीतिक सभी मामलों में क्या हुआ, पतन होते गया, गिर गया। तो इसलिए ये भी एक कारण रहा है, उदय के कारण रहे हैं किसके, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। ब्रिटिश सरकार का समर्थन प्राप्त था। भारत में जो था ब्रिटिशों को क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या था, ब्रिटिश सरकार का समर्थन प्राप्त था। प्रशासनिक दक्षता की बात करें तो इसने क्या किया, बंगाल में द्वैध शासन लगा दिया। अब बात करें फ्रांसीसियों की हार की, वांडीवाशी के युद्ध में फ्रांसीसियों की हार, पांडिचेरी में जो फ्रांसीसी का हार हुआ, ये भी मुख्य कारण रहा है। अगर फ्रांसीसी नहीं हारते तो इसका इतना ज़्यादा विस्तार नहीं होता। धन्यवाद। आगे के वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि अभी हमारा क्या हुआ है, यूरोपीय आगमन खत्म हो चुका है और अब हम शुरू करने वाले हैं प्रीवियस क्वेश्चंस शुरू करने वाले हैं और हम ज्योग्राफी क्विक रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं, क्विक रिवीजन ज्योग्राफी का। और ज्योग्राफी का शुरू होगा आज से, उसके बाद जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसके MCQs लगाए जाएंगे 71 PPSC के लिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।